हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपने 7 चैप्टर हो गए थे और आज अपन कौन सा पढ़ेंगे? 8th चैप्टर। और हमारे 8th चैप्टर का नाम है लागत की अवधारणा। बच्चों, लागत मीन्स कॉस्ट। हम लागत या कॉस्ट की बात करने से पहले हम एक बार वापस से 7 चैप्टर पे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर आपस में लिंक्ड है। हम एक चैप्टर को अकेला नहीं पढ़ सकते। तो आज हम जब लागत की अवधारणा की बात करते हैं उसके पहले हम वापस जाएंगे हमारे 7 चैप्टर के ऊपर। 7 चैप्टर क्या था? उत्पादन की अवधारणा। और उसमें हमने काय की बात करी थी? उत्पादन के साधनों की। और उत्पादन के साधनों को अपन ने कहा था इनपुट, आधा या आगते। तो ये आज का हमारा लेसन उसी से चल रहा है कि इन उत्पादन के साधन अर्थात इन आगतों पर, है ना, या आधा पर, या फिर हमारे इन इनपुट्स या आगतों के ऊपर हम जो खर्च कर रहे हैं, जो व्यय कर रहे हैं, उसी व्यय को हम लागत कहेंगे। क्योंकि लागत का क्या मीन्स है? कॉस्ट। तो लागत का अर्थ होता है उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधनों या जिनको अपन इनपुट्स कहते हैं उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है या व्यय किया जाता है उसे ही लागत कहते हैं और इसे कॉस्ट कहते हैं। तो उत्पादन के इन आगतों के ऊपर जब हम कुछ व्यय करते हैं तो हमें आउटपुट्स प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, ये प्रक्रिया सब कौन करता है? उत्पादनकर्ता। तो हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी कि उत्पादनकर्ता को उत्पादन करने के लिए क्या की आवश्यकता है? साधनों की। और साधनों के ऊपर जो वो व्यय कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? लागत। और कोई भी उत्पादनकर्ता क्या करता है? अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। इकोनॉमिक्स में हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिक करना चाहेगा और कोई भी उत्पादनकर्ता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा। तो उत्पादनकर्ता क्या इस तरह से उत्पादन करता है कि उसका लाभ अधिकतम हो, और उसके लिए वह तब तक उत्पादन करता है जब तक कि उसकी सीमांत लागत उसकी कॉस्ट यानी कीमत के बराबर न हो जाए। कॉस्ट नहीं, कीमत, प्राइस हो। तो कोई भी उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उसकी कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर न हो जाए। तो आपको 3 बातें याद रखनी है लागत के अंदर। नंबर 1, उत्पादनकर्ता उत्पादन की प्रक्रिया में जो इनपुट्स, जो आगतें, जो आधा यूज करता है, प्रयोग में लेता है, उसके ऊपर जो व्यय होता है उसके तो क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। और कोई भी उत्पादनकर्ता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है तो अपने उत्पादन को तब तक जारी रहता है जब तक कि उसकी सीमांत लागत उसकी कीमत के बराबर न हो जाए। और तीसरा कि प्रत्येक उत्पादनकर्ता विवेकशील होता है, वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो जब हम कॉस्ट की जब हम उत्पादन या साधन के बारे में अपन ने बात कर ली और अपन ने देखा कि जो इसकी सीमांत लागत होती है वो उसकी कीमत के बराबर होती है, तब तक कोई भी उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन को बनाए रखता है। और मैंने बताया था कि लागत का मतलब होता है खर्च या व्यय, और उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने लाभ को अधिकतम करना। अब हम पढ़ेंगे जिन लागत या कॉस्ट की बात कर रहे हैं अपन, उस कॉस्ट के प्रकार। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर कॉस्ट को 2 तरह से वर्गीकृत किया है। पहला है कि लागतों को 3 भागों में बांटा है: सामाजिक लागत, अवसर लागत और मौद्रिक लागत। सामाजिक लागत, अवसर लागत और मौद्रिक लागत। और एक लेखा मीन्स जिसको हम नोट कर सकते हैं, जिसको हमारे हिसाब किताब में लिखा जाता है, उसके आधार पर मैंने 2 तरह से बांटा है इसको: व्यक्त या स्पष्ट लागत और अव्यक्त या अस्पष्ट लागत। तो अपन वापस आ जाते हैं लागतों पर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि उत्पादन की प्रक्रिया में हमारे उत्पादन के साधनों के ऊपर जो खर्च किया जाता है या जो व्यय होता है उसे ही हम लागतें कहते हैं। अब लागत को 3 भागों में बांटा है। सामाजिक मतलब सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है? वो जो सामाजिक लागतें परोक्ष होती है, जिसको हम डायरेक्टली देख भी नहीं सकते और माप भी नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि सामाजिक लागतें क्या होती है? तो सामाजिक लागत वो होती है जो आम जनता को जो कष्ट, तकलीफ होती है, जो नुकसान उठाना पड़ता है या जो असुविधा उठानी पड़ती है। क्यों? किसी भी उत्पादन कार्य के चलने से, किसी भी फर्म के चलने से, या कोई भी उत्पादन प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, है ना, या कोई भी फर्म चल रही है, उसकी वजह से जो आसपास के लोगों को, आम जनता को जो असुविधा होती है, जो हानि उठानी पड़ती है, जो नुकसान होता है, उसे ही हम सामाजिक लागतें कहते हैं। जैसे कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना, कोई काम चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? शोर शराबा होगा, गंदा धुआं भी निकलेगा, गंदा पानी भी निकलेगा, जिससे उस एरिया के लोगों को तकलीफ होगी। अब इस तकलीफ को डायरेक्टली अपन नहीं देख सकते, बट परोक्ष रूप से वो उस तकलीफ को वहन करेंगे, और यही वहन किए जाने वाली तकलीफ को हम सामाजिक लागत कहते हैं। अब कितनी तकलीफ हो रही है उसको माप नहीं सकते, तो सामाजिक लागतों का ठीक ठाक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक से माप नहीं सकते, एग्जैक्ट माप उसका सब नहीं, बस आप अनुमान लगा सकते। तो आया बच्चों समझ में? सामाजिक लागतें एक फर्म के चलने से आसपास के लोगों को होने वाली हानि, नुकसान या असुविधा होती है, जिसे मापा नहीं जा सकता, केवल अनुमान लगाया जा सकता है।
दूसरी लागत होती है अवसर लागत। अवसर लागत, अब आप सोच रहे होंगे मैम ने तो फर्स्ट चैप्टर में अवसर लागत पढ़ा दिया था, अब कौन सा अवसर लागत आ गया था? तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि जब हमने पहले लेसन की बात करी थी वहाँ पर हमने उपभोक्ता और वस्तुओं के संदर्भ में बात करी थी, तो अवसर लागत हमारी थी उपभोक्ता और उन वस्तुओं के संदर्भ में। लेकिन आज हम जो अवसर लागत की बात करेंगे वो हमारी है उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बारे में। तो वहाँ पर भी हमने कहा था ना कि यदि उपभोक्ता की आय सीमित है तो अपने आय को क्या करता है, जब एक वस्तु की बजाय दूसरे वस्तु के ऊपर खर्च करता है तो उसको उस वस्तु की मात्रा को त्याग करना पड़ता था। तो जब वो बात थी उपभोक्ता और वस्तु के संदर्भ में, और आज हम अवसर लागत की बात कर रहे हैं हमारे उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बारे में। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी उत्पादन के साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए हमें न्यूनतम राशि का त्याग करना पड़ता है, जिसे वह अन्य सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में उपयोग से प्राप्त कर सकता था। एक बार फिर से बोलो, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए हमें कुछ न्यूनतम राशि का त्याग करना पड़ता है, जिसे वह अन्य वैकल्पिक सर्वश्रेष्ठ उपयोग से प्राप्त कर सकता था। और जो त्यागी गई जो उसकी जो मात्रा होती है, जो त्यागी गई कीमत होती है, वही तो उसकी अवसर लागत है। जैसे इसको मैं आपको एक तरह से बताऊं कि एक टीचर है और टीचर को 3 तरह का ऑफर है। एक जगह उसको 10,000 मिल रहे, एक जगह उसको 12,000 मिल रहे और एक जगह उसको 15,000 मिल रहे, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो टीचर इन तीनों में से क्या जॉब लेगा? वो लेगा 15,000, ठीक है। तो एक टीचर को उसके वर्तमान उत्पादन की प्रक्रिया में लगाए रखने के लिए उसके जो 2 सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग थे उसको त्यागना पड़ा। तो ये जो 2 राशियां हो गई 12 + 10 22,000 रुपये, वो हो गई उसकी अवसर लागत। आया समझ में बच्चों? तो अवसर लागत का मतलब होता है किसी भी उत्पादन के साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए उसे कुछ राशि का त्याग करना पड़ता है, उसकी कुछ कीमत का त्याग करना पड़ता है, जो उसे अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से प्राप्त हो सकती थी। आगे समझ में? ये हो गया अपना अवसर लागत। अब हम बात करेंगे हमारे मौद्रिक। बहुत ईजी है। मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। इंडिया की करेंसी क्या? मुद्रा, पैसा। तो हम जब कोई बिजनेस करते हैं, हमारा कोई उत्पादन करते हैं, उत्पादन प्रक्रिया के साधनों के ऊपर हम जो पैसा खर्च होता है, हमारा जो मुद्रा खर्च होती है, उसे ही हम मौद्रिक लागत कहते हैं। अब मुद्रा के अंदर हमारे पास, जैसे हमारा कोई उत्पादन की फर्म है, उसके अंदर हमारी क्या होगी? पूंजी होगी। तो पूंजी के ऊपर हमको ब्याज चुकाना होगा। भूमि है तो भूमि के ऊपर अपन को क्या करना पड़ता है? लगान लगाना पड़ता है। इसी प्रकार हमने कोई वर्कर रखे, लेबर रखे, श्रमिक रखे, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? वेतन या मजदूरी देनी पड़ेगी, या इसको अपन मजदूरी कह दो। और हमने हमारा कोई मैनेजमेंट है, उद्यमी, तो उद्यमी को हम क्या करते हैं? वेतन देते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हो गई, ये हमारी होती है मौद्रिक लागत है। जो खर्चा हम वास्तव में करते हैं उस खर्चे को अपन क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत है। तो बच्चों, अवसर लागत के 3 प्रकार हो गए। सामाजिक लागत, लागतों के 3 प्रकार हो गए, सामाजिक लागत, अवसर लागत और मौद्रिक लागत। अब हम बात करते हैं लेखे के आधार पर लागत। लेखे मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था, जिसे हम अपने हिसाब किताब में या लेखे में लिखते हैं, उसे लेखा कहते हैं। लेखा के आधार के ऊपर हमारी लागतें 2 प्रकार की है। एक होती है व्यक्त लागत और दूसरी होती है अव्यक्त लागत। व्यक्त लागत अर्थात स्पष्ट लागत, जिसको हम अपने हिसाब में मैनेज करते हैं। जैसे मकान, यदि हमने किसी बिल्डिंग के अंदर, हमारी कोई फर्म चल रही है तो बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं तो हम उसको लिख रहे हैं, है ना। हमारे मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं तो मजदूरी लिख रहे हैं, और जैसे लाइट बिल का खर्चा आ रहा है तो वो लिख रहे हैं। तो जिसे हम लिखते हैं उसे तो व्यक्त या स्पष्ट लागत कहते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसी लागतें होती है जो अव्यक्त या जिसको अस्पष्ट लागत कहते हैं, क्योंकि उन लागतों को लेखे में नहीं लिखा जाता है। जैसे कैसे? जैसे यदि मेरा कोई उत्पादन की फर्म है और यदि मैं उसके अंदर बैठती हूँ तो क्या मैं अपने आप को वेतन देती हूँ? नहीं। तो मेरा वेतन कहाँ गया? उसको नहीं लिख रहे, तो वो हो गए अव्यक्त लागत है। फिर आप वहाँ पर गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप आपने वहाँ पर फर्नीचर लगाया है, तो क्या फर्नीचर का किराया लिख रहे हैं? क्या गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्या पेट्रोल का खर्चा लिख रहे हैं? क्या यदि आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल का कोई खर्चा लिख रहे हैं? क्या? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा कोई बिजनेस या कोई उत्पादन प्रक्रिया के अंदर उनका खर्चा तो आता है, लेकिन हम उसको नोट नहीं करते, उसको हमारे किसी लेखे के अंदर, है ना, हमारी कैशबुक के अंदर कहीं उसका मेंटेन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अपन अव्यक्त या अस्पष्ट लागत है। तो बच्चों, आज अपन ने चैप्टर 8 जो कि अपना लागत की अवधारणा जिसका नाम था, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि उत्पादन प्रक्रिया के अंदर हमें उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, और उत्पादन के साधन को हम इनपुट्स आधा कहते हैं, और इन आधा या आगतों या इनपुट्स के ऊपर जो व्यय होता है उसे ही हम लागत कहते हैं।
और कोई भी उत्पादनकर्ता अपनी लागतों को कम करना चाहता है, इसलिए वह अपने उत्पादन की प्रक्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक कि उसकी सीमांत लागत उसकी कोष कीमत के बराबर न हो जाए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि लागतें 3 प्रकार की। सामाजिक लागतें, जो समाज को हानि या नुकसान हो रहा है। अवसर लागत मतलब एक उत्पादन के साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो वैकल्पिक उपयोग है उसका त्याग करना पड़ता है, उसी त्यागी गई मात्रा को अपन क्या करें, अवसर लागत। और मौद्रिक लागत, मुद्रा के रूप में जो खर्चा हो रहा है। उसके बाद मैंने लेखिक आधार बताया व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त जिसे हमारे कैश बुक के अंदर मेंटेन किया जाता है, अव्यक्त लागत है जिसका मेंटेन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमारा ये लेसन हो गया लागत क्या है वो हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अल्पकाल में लागतें कैसी होती है ना, स्थिर लागतें, फिर परिवर्तनशील लागतें, फिर वही कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो 7 चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक आज अपन ने पढ़ लिया है। बच्चों इसको अच्छे से मेरी वीडियो को देख लीजिए, नहीं समझ में आता है उसको वापस से देखिए, मेरे इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर के बोर्ड को जूम करके देखिए, और इसके बाद जो मैं नोट्स अपलोड करती हूँ उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए, और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।